नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का दूसरा भाग। सपना। हाँ, चुंडी नदी के किनारे बैठकर हिंदू होटल का सपना देखना ही हजारी ठाकुर का काम था। मालिक की तरह तकिए पर टेक देकर बैठा बैठा वह टिकट बेचेगा। रसोइया ब्राह्मण और मैरी नौकर उसे बाबू कहकर पुकारेंगे। वह खुद बाजार जाकर मछली और तरकारी खरीद लाएगा। इस होटल की तरह सारी जिम्मेदारी नौकरानी पर न छोड़ेगा। ग्राहकों को बढ़िया चीज खिलाकर खुश करके पैसा लेगा। उसने इन बरसों में अच्छी तरह देख लिया है, लोगों को बढ़िया चीज और बढ़िया खाना मिले तो वे 2 पैसा ज्यादा देने में हिल हवाला नहीं करते। इस होटल की तरह धोखेबाजी का काम नहीं करेगा। मसूर की दाल के साथ खेसारी की सस्ती दाल की मिलावट नहीं करेगा। वह अपने होटल के लिए सड़े गले बैगन और बर्फ में दबी रेल चालान की मछलियां चुन चुन कर नहीं खरीदेगा। यहाँ ग्राहकों के आराम का कोई बंदोबस्त नहीं। जो आराम करना चाहते हैं वे मालिक की गद्दी पर बैठकर एक आध बीड़ी फूंक लेते हैं, लेकिन उसे लगता है जहाँ आराम का अच्छा इंतजाम होगा उस होटल में ज्यादा ग्राहक आएंगे। बहुत से लोग खाने के बाद जरा लोटपोट होना चाहते हैं। वे अपने होटल में खुदरा ग्राहकों के आराम के लिए एक अलग कमरा रखेगा। वहाँ चौकी पर शतरंजी और चादर बिछी रहेगी, तकिया रहेगा, तंबाकू पीने का बंदोबस्त रहेगा। कोई थोड़ी देर सो भी जाना चाहे तो आराम से सो सकेगा। खाओ पियो, आराम करो, तंबाकू पियो, चले जाओ। रानाघाट के किसी होटल में ऐसा इंतजाम नहीं है, जदू बाडूजे के होटल में भी नहीं। रोजगार अच्छी तरह से चले इसके लिए इन सारी बातों की जरूरत होती है। नहीं तो रेलगाड़ी के समय स्टेशन पर जाकर आइए बाबू आइए आइए, हिंदू होटल की रट लगाने से कोई ग्राहक नहीं आया करते। ग्राहक चाहते हैं आराम से और बढ़िया खाना। जो दे सकेगा लोग उसी के यहाँ दौड़ेंगे। बेशक वह जानता है कि अगर वह अपने होटल में आराम के लिए अलग कमरा छोड़ देता है और उसके चलते अधिक ग्राहक जुटने लगेंगे तो देखा देखी बाजार में सभी हिंदू होटलों में आरामगाह का इंतजाम हो जाएगा। फिर भी एक बार नाम कमा लेने पर जिसका नाम पहले हो जाएगा उसे तो सुविधा ही होगी। सिर्फ ग्राहकों के आरामगाह की बात ही क्यों, हजारी के मन में और भी जाने कितनी बातें आती हैं। जो लोग मामले मुकदमे के सिलसिले में आते हैं वे दिन भर की भागदौड़ के बाद खा पीकर हो सकता है थोड़ी देर ताश खेलना चाहे। उसके होटल में इसका भी बंदोबस्त रहेगा। पान तंबाकू का दाम नहीं देना पड़ेगा। मर्जी हो खुद बनाकर खाओ, नहीं तो होटल का नौकर ही बना देगा। चुंडी नदी के किनारे अकेला बैठकर सोचने में उसके मन में जाने कितनी नई नई बातें आती, लेकिन क्या कभी वैसा संभव है? उसके मन की आशा पूरी होगी? उम्र तो 46 को पार कर गई। जीवन भर वह कभी कुछ नहीं कर सका। 7 रुपए महीने की नौकरी आज भी खत्म नहीं हुई। बाल बच्चों की परवरिश करने वाला गरीब आदमी है। कैसे क्या होगा वह खुद कुछ नहीं समझ पाता। फिर भी इस चुंडी नदी के किनारे बैठकर वह इतनी सारी बातें क्यों सोचता है? क्या? क्योंकि उसे सोचना तो अच्छा लगता है। लेकिन उम्र हो गई, इसी कारण निराश होने वाला आदमी हजारी ठाकुर नहीं है। 46 साल की उम्र वैसी उम्र नहीं होती। अभी वह बहुत दिनों तक जिएगा। काम में उसे उत्साह है। अगर वह एक होटल खोल सका तो दिखा देगा कि किस तरह नाम कमाया जा सकता है। होटल खोलने के बाद मर जब भी गया तो कोई दुख नहीं। समय हो गया, अब ज्यादा देर बैठने से काम नहीं चलेगा। पद्महरी ने अब तक चूल्हे में आग सुलगा दी होगी। देर से जाने पर उसकी झिड़की खानी पड़ेगी और वह किसी से चुगली शिकायत करती है। मालिक से उसने शिकायत की है कि वह गांजा पीता है, जबकि वह गांजे को छूता नहीं है। लौटती राह में छोटे बाजार से राधा वल्लभ का स्थान है। हजारी ठाकुर रोज इस समय यहाँ आकर प्रणाम कर जाता है। बाबा राधा वल्लभ, तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ देवता, मेरी मनोकामना पूरी करो। पद्महरी से झाड़ू खाना अब बर्दाश्त नहीं होता। इन्हीं मालूम बाबू के पास पद्महरी को दिखाकर मैं होटल खोल सकूं। होटल में लौटकर उसने देखा रतन ठाकुर अभी तक आए नहीं है और पद्महरी चूल्हे में आग सुलगाकर कहीं चली गई है। बेचू चक्रवर्ती दिन की नींद पूरी करने के बाद घर से लौटते हैं और आते ही उन्होंने पुकारा, ठाकुर, ओ ठाकुर, सुनो, आज हमारे यहाँ कुछ बाबू लोग मांस खाएंगे, भोज उत्सव करेंगे। वे मुझे पेशगी दाम भी दे गए हैं। ऐसा करो कि सरे शाम सब कुछ तैयार हो जाए। मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी से वे लौट भी जाएंगे। बात याद रहेगी ना? अरे रतन नहीं आया अभी तक? हजारी को इस बात का दुख हुआ
कि बेचू चक्रवर्ती ने उससे यह बात क्यों नहीं की कि तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मांस तुम ही पकाना। वह जानता है कि ये लोग कभी उसकी रसोई की तारीफ नहीं करते, और यही रांधना सीखने के लिए उसने जाने कितनी जहमत उठाई है। उसने बढ़िया खाना किस तरह सीखा, ये भी एक इतिहास है। हजारी को याद है, उसके एडोशाला गांव में उसे जमाने की एक बुढ़िया विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उस समय हजारी की उम्र लगभग 9-10 साल की थी। खाना बनाने में उनकी सिर्फ मामूली शोहरत ही नहीं, बहुत ही बढ़िया हाथ भी था, जो गांव भर में मशहूर था। हजारी की माँ ने उनसे कहा, चाची जी, अब तो आपकी उम्र हो गई, जाने कब आपका बुलावा आ जाए। अपना एक गुण मुझे दे दीजिए, मैं हमेशा आपका नाम लेती रहूंगी। तब उन्होंने कहा था, अच्छा बहू, मैं तुझे एक चीज़ दे जाऊंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि निरामिष पंचमेल भुजिया किस तरह बनाई जाती है। हजारी की माँ को उन्होंने यही एक चीज़ सिखाई थी, और उसी एक चीज़ को पकाने के लिए हजारी की माँ का नाम उधर के 8-10 गाँव में मशहूर हो गया। कहने को तो बड़ी मामूली सी चीज़ थी, निरामिष पंचमेल भुजिया। क्या है आखिर इसमें? लेकिन इस सवाल का जवाब पाने के लिए हजारी की माँ के हाथ की बनी निरामिष पंचमेल भुजिया खानी चाहिए। दुख की बात तो यह है कि अब वे नहीं रही। उस साल उनका देहांत हो गया, और माँ का रांधने का गुण हजारी को विरासत में मिला। यूं तो वह मांस मछली सब कुछ बढ़िया बनाता है, लेकिन उसके हाथ की बनी निरामिष पंचमेल भुजिया इतनी स्वादिष्ट होती है कि बेचू चक्रवर्ती के होटल में जो एक बार खाकर जाता है वह लौटकर वहीं आता है। रेल बाजार में कितने होटल हैं, लेकिन वह कहीं और नहीं जाएगा। आज भी मांस रांधने का भार उसी पर पड़ा। मांस खाकर ग्राहक खूब तारीफ करने लगे, लेकिन उससे ग्राहकों के मुंह की तारीफ के अलावा हजारी को कुछ निजी फायदा नहीं हुआ। पद्महरी ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, बेचू चक्रवर्ती ने भी नहीं। बहुत रात बीती, जब वह खाने बैठा, उस अपने हाथ से उसने जो इतना अच्छा मांस पकाया था, उसके लिए उसमें से कुछ भी नहीं बचा। जो बचा वह सब मालिक ने अपने घर भिजवा दिया, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा रहा उसे झाड़ पहुंचकर पद्महरी ले गई। खाने के समय रोज ही ऐसी मुश्किल होती, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा रहता। कभी कभी तो भात भी कम पड़ जाता। मांस मछली का तो कहना ही क्या। उम्र 46 की हो जाने पर भी हजारी की खुराक अच्छी है, खाना वह पसंद भी करता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कभी उसे भरपेट खाना नसीब नहीं होता। रात के 12:30 बज गए। मालिक हिसाब मिलाकर चले गए। होटल में उसके और मोती नौकर के सिवा कोई और नहीं रहता। पद्महरी को भी गए काफी वक्त हो गया था। रात 10 बजे के बाद वह कभी नहीं रुकती। मोती नौकर ने कहा, छोटे बाजार में कीर्तन हो रहा है, चलोगे ठाकुर? इतनी रात को कीर्तन? पागल कहीं का, सारा दिन हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद यह सब शौक रह जाता है। मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है जा, मैं दरवाजा खोल दूंगा। मोती अभी छोकरा था, उसे शौक भी ज्यादा, वह चला गया। मोती के जाने के कुछ देर बाद किसी ने बाहर से दरवाजे पर धक्का दिया। जब हजारी ने जाकर दरवाजा खोला तो पास वाले होटल के मालिक खुद जदू बाडूचिया को दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर अचरज में पड़ गए। जदू बाडूचिया होटल के साथ उन लोगों की होड़ रहती है, इतनी रात को ये यहाँ किस मतलब से आए हैं? कभी तो नहीं आते। हजारी का मन आदर से भर उठा। जैसे भी हो, जदू बाडूचिया एक होटल के मालिक हैं, अतः वह हजारी के लिए भी मालिकों जैसे ही हैं, एक तरह से मालिक ही हैं। जदू बाबू ने पूछा, घर में और कौन है? जदू के आने का मतलब न समझकर हजारी इतनी देर तक आकाश पाताल की बातें सोच रहा था। उसने विनय पूर्वक कहा, कोई और नहीं है बाबू, अकेला मैं ही हूँ। मोती था, लेकिन वह छोटे बाजार में कीर्तन। अच्छा चलो अंदर बैठे, तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर जाकर जदू बाबू ने बेचू चक्रवर्ती को गद्दी पर आसन जमाया, फिर एक बार चारों ओर देखकर पूछा, ठाकुर तुम्हें यहाँ कितना मिलता है? जी 7 रुपये और खुराकी। कपड़ा लत्ता भी देते हैं? जी हाँ, साल में 2 बार कपड़े। जदू बाबू ने खासकर गला साफ करने के बाद कहा, सुनो, तुम हमारे होटल में काम करने चलोगे? तुम्हें 10 रुपये और खुराकी दूंगा, और हर साल 3 कपड़े मिलेंगे, धोबी, नाई, तेल, तंबाकू भी मिलेगा। चलोगे? हजारी की तो बोलती बंद हो गई। कुछ देर बाद तक तो वह बोल ही नहीं सका। उसके बाद बोला, बाबू अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, सोचकर बताऊंगा। अरे इसमें सोचने का क्या है, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। तुम कल से यह होटल छोड़कर मेरे होटल में चलो, मैं कल से ही तुमको रखने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन बेचू चक्रवर्ती के साथ मैं अनबन नहीं करना चाहता, क्योंकि वे भी रोजगार करते हैं, मैं भी करता हूँ। हजारी को चक्कर आ गया। कोई देख तो नहीं रहा,
पद्दोमेरी कहीं कान तो नहीं लगाए हुए? उसने झटपट कहा। अभी मैं कुछ ना कह सकूंगा बाबू, मैं सोच समझकर कल बताऊंगा। कल आप इसी समय आइएगा। जदू बाबू चले गए। हजारी गांजा पीता है, यह खबर बिल्कुल झूठी नहीं है, लेकिन पीता है बहुत छिपाकर और बहुत कम। और आज इस घटना के बाद वह एक चिल्लम गांजा भरे बिना नहीं रह सका। दुनिया में आज तक किसी ने उसे भला नहीं कहा था, या खाना खाकर उसकी तारीफ करने के साथ साथ छोटा मोटा इनाम नहीं देना चाहता। ग्राहकों की फिजूल की बातों से तो पेट भरता नहीं। जदू बाबू खुद चलकर आए थे। उसे 10 रुपए की नौकरी, उसके साथ नाई, धोबी, तंबाकू, साल में 3 कपड़े। इतने दिनों से राना घाट के बाजार में है, वह कभी किसी के साथ मिला जुला नहीं। ना उसे इतना मिलना जुलना अच्छा लगता है। उसके जीवन की तो एक ही मात्र जो आशा है, वह 10 आदमियों के साथ अड्डा जमाने और गांजा पीकर घूमने फिरने से तो पूरी ना होगी। उसे खटना होगा, बाजार की हालत समझनी होगी, हिसाब किताब का तरीका सीखना होगा। एक बढ़िया होटल चलाने के लिए जिन सारी जानकारियों की जरूरत होती है, उन सब का उसे पता रखना होगा। संसार में उन्नति करने के लिए 10 आदमियों के सामने सिर ऊंचा रख सकने के लिए, दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, खटना होता है। अड्डा जमाकर गांजा पीने या मोती नौकर की तरह छोटे बाजार में जाकर पंचायती कीर्तन सुनने से क्या होगा। रात बहुत बीत गई, माथा गर्म हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। दरवाजे पर खटखट हुई। हजारी ने उठकर दरवाजा खोल दिया। वह पहले समझ गया था कि मोती लौट आया है। मोती ने अंदर आकर कहा, अभी तक सोए नहीं ठाकुर, जाग रहे हो? गांजे की चिल्लम छिपाकर ही हजारी मोती के लिए दरवाजा खोलने गया था और बोला, गर्मी बड़ी है, नींद कहाँ आएगी, सारा दिन यूं ही आग में झुलसना पड़ता है। कीर्तन नहीं सुना? कीर्तन की सभा में जगह ही नहीं है, लोग ठसाठस भरे हुए हैं, इससे लौट आया। एक जगह चलोगे ठाकुर? कहाँ? मोहल्ले में चलो ना, नींद नहीं आती तो थोड़ा घूम फिर आओ, तुम्हें तो किसी दिन। अबे ओए छोकरे, तू अभी छोकरा है और मैं 46 का, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, ऐसी बातें मुझसे कभी ना करना। तुम्हारी जो मर्जी है करो। दुहाई ठाकुर, मालिक या पद्दू दीदी से कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। आश्चर्य की मोती भी इस बात से हजारी के मन में एक नई तरह की भावना का उदय हुआ। उसके मन में एक ऊंची आशा है। मोती की तरह रात भर घूमकर मस्ती कर समय नष्ट करने से भगवान उस पर दया न करेंगे। जाने क्या सोचकर मोती भी बाहर नहीं गया, बर्तन वाले कमरे में जाकर सोए गया। होटल के पीतल कांसे की थालियां, कटोरियां रसोई घर के बगल वाले कमरे में संदूक में बंद रहती हैं। मांजने धोने के बाद रोज रात को बेचू चक्रवर्ती खुद खड़े होकर उनकी गिनती करके संदूक में बंद कराने के बाद चाबी लेकर घर जाते हैं। हजारी भी बर्तन वाले कमरे में ही सोता है, लेकिन आज वह बाहर वाले गद्दी के कमरे में जमीन पर अपनी पुरानी चटाई बिछाकर सो गया। नहीं, वह जदू बाबू के होटल नहीं जाएगा। होटल में खाना बनाने का काम सब जगह एक जैसा ही है। इस होटल में पद्दो है, उस होटल में पता नहीं और कौन होगा। इसके अलावा बेचू बाबू उसके 5 साल के अन्नदाता हैं। लोभ में पड़कर इतने दिनों के अन्नदाता को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। वह खुद का होटल खोलेगा, यह तो उसका लक्ष्य है। जब तक रसोईदारी करनी है वह इसी होटल में करेगा, किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा। उसके बाद राधा वल्लभ दया करे तो और बात है। दूसरे दिन खूब सवेरे पद्दोमेरी ने आकर आवाज लगाई, अरे ओ ठाकुर, दरवाजा खोलो, अभी तक सो रहे हो? वाह वाह, तुम लोगों ने तो कुंभकर्ण को भी पछाड़ दिया। हजारी ठाकुर ने झटपट उठकर फटी हुई चटाई को लपेट कर रख दिया और तब दरवाजा खोला। जरा देर बाद ही बेचू चक्रवर्ती भी आ गए। दरवाजे पर गद्दी और कैश बॉक्स पर गंगा जल का छींटा मारकर मार्जना करने के बाद उन्होंने पद्दोमेरी से कहा, धूप जलाओ, दिन चढ़ाया है, आज हाट का दिन है, यात्रियों की भीड़ रहेगी, और जल्दी से चूल्हा सुलगा दो। और हाँ, उस दिन की तरह सड़ा गला दही मत ले आना, इससे बदनामी होती है। व्यापारी आमतौर पर गांव के किसान रहते हैं, वे लोग दही खाना पसंद करते हैं, इसलिए हाट के दिन हर बार दही की कई हाड़ियां आती हैं। यह दही पद्दोमेरी खुद ही जमाकर और होटल में बेचकर 2 पैसा कमा लेती है, और यह कहना व्यर्थ ही है कि वह अच्छी चीजें नहीं देती। पद्दोमेरी ने मुंह घुमाकर कहा, आप भी कैसी बेतुकी बातें करते हैं बाबू, किसने कहा कि दही सड़ा हुआ है? उस मुंह जले हजारी ठाकुर ने। आज तो उसकी। बेशक यह बात हजारी ठाकुर ने ही कही थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि दही सड़ा हुआ है या ताजा। उसने कहा था कि ग्राहक आपस में बातें करते हैं कि खाने में ऐसा खराब दही मिलेगा तो हम लोग 14 पैसे की जगह 12 पैसे से ज्यादा दाम ना देंगे। पद्दोमेरी ने रसोई घर की चौखट पर पांव रखकर तीखे और झगड़ालू स्वर में कहा, सुनो ठाकुर, मैं पूछती हूँ तुमसे, किसने कहा कि दही सड़ा हुआ था?
हजारी ठाकुर ने हकलाते हुए कहा, वह जो साधु मंडल और उसका भतीजा हर हाट के दिन आते हैं वही कह रहे थे। तुम्हारे गले पड़कर कहने आए थे वे लोग। अरे तुम्हारे जैसा ढाई और छोटे मन का आदमी तो मैंने कहीं नहीं देखा। अरे दही मैं देती हूँ, इसी के जलन के मारे तुम्हारा कलेजा फटा जाता है। क्या मैं समझती नहीं? तुम्हारी दुलारी कुसुम ग्वालिन के फूल छाप बक्से में जब तक पैसे ना पहुंचे तब तक क्या तुम्हारा कलेजा ठंडा होगा? गांजाखोर भामन कहीं का। हजारी ठाकुर ने जीभ काट कर कहा, तुम क्या कहती हो पद्दू दीदी? इसका तो कुछ ठीक ही नहीं है। कुसुम के बाप के घर मेरे ही गांव के आदमी हैं। वह मुझे ताऊ कहकर पुकारती है और मैं उसे बेटी। उसके लिए ऐसी बात करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा? इसके जवाब में पद्दू मैरी ने जो कुछ कहा उसे छापे के अक्षरों में प्रकट नहीं किया जा सकता, ना ही बोला जा सकता है। हजारी की आंखों में पानी भर आया। सचमुच वह कुसुम को अपनी बेटी की तरह स्नेह करता है। उसके गांव के रसिक लाल घोष की बेटी है कुसुम। राना घाट में उसकी ससुराल है। छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। अब दूध दही बेचकर छोटे छोटे बच्चों को पालती है। सास को छोड़कर उसकी ससुराल में कोई और नहीं है। अचानक एक दिन राह चलते दोनों की मुलाकात हो गई। अरे ताऊ जी, ठहरिए जरा, आपके पाँव की धूल तो ले लूं। कहाँ हैं आप आजकल यहाँ पर? अरे कुसुम, तू यहाँ कैसे आ पहुंची? अरे ताऊ जी, यही तो मेरा ससुराल है, छोटे बाजार के मंदिर से लगा हुआ। आप क्या घर में से आज ही आए हैं? नहीं रे, मैं तो रेल बाजार के होटल में काम करता हूँ 6-7 महीनों से। परदेश में एक ही गांव के आदमी को देखकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। तभी से कुसुम हजारी ठाकुर के होटल में दूध दही बेचने आने लगी थी। गरीब जानकर कई बार हजारी ठाकुर ने छिपाकर उसे होटल से थाली में परसकर भात तरकारी दे दी थी। दूध दही बेचकर लौटते समय कुंडुओं की पाट की आड़त वाली गली में रुककर कुसुम वह थाली ले जाती। इन लोगों का मिलना जुलना और घनिष्ठता पद्दो मैरी से छिपी नहीं थी, लिहाजा वह ऐसी बातें कह ही सकती थी। हमेशा की तरह हजारी दोपहर के समय चूर्णी के किनारे जा रहा था। इसी समय कुसुम से मुलाकात हो गई। हाथ में दूध की हड़िया लटकाए कुसुम घर लौट रही थी। उम्र 24-25 थी। तंदुरुस्ती अच्छी खासी, रंग सांवला और बड़ा मासूम सा। इतनी अबेर लौट रही हो बेटी? बड़ी देर हो गई ताऊ जी, अपने यहाँ तो दूध होता नहीं, कायस थोड़े से दूध ले आती हूँ और उसे बेचकर घर लौटना होता है। चलिए ना हमारे घर। नहीं, इस वक्त कब कहाँ जाओ, तुम जाओ खाओ पियो। लेकिन कुसुम ने एक न सुनी। कहा, ताऊ जी, मेरे लिए तो मेरी सास खाना बनाकर रख गई होगी, खाने में वक्त ही कितना लगेगा, आइए ना। आखिर हजारी गया। खपरेल की एक बड़ी कोठरी जिसमें कुसुम की सास रहती है और एक दूसरे खपरेल वाले छोटे कमरे में कुसुम अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। सास के साथ कुसुम की बहुत बनती नहीं। कुसुम ने हजारी को ले जाकर अपने कमरे में बैठाया। कमरे में एक चौकी पड़ी थी। मोटी कतरी डालकर उस पर बड़े कायदे से बिछौना बिछा हुआ था। चौकी के नीचे बालू बिछाकर उस पर पिछले साल का आलू रखा हुआ था। एक कोने में कई हाड़ी कुड़ियाँ रखी थी। एक बड़ा मटका था। पास की अलगनी पर कई लिहाफ कतरियाँ टंगी हुई थी। एक जल चौकी पर थोड़े से किंतु झकाझक साफ सुथरे पीतल कांसे के बर्तन थे। कमरा देखकर हजारी ने सोचा, कुसुम चीजों को सजा संभाल कर रखना जानती है। कुसुम ने पूछा, पान खाइएगा ताऊ जी? दे दे, और तू खाने जा, बहुत अबेर हो रही है। लेकिन ऐसा जान पड़ा कुसुम को खाने की कोई जल्दी नहीं है। हजारी को पान देने के बाद उसके सामने जमीन पर बैठकर उसने जो बातें शुरू की तो 1 घंटा गुजर गया, टलने का नाम ही नहीं लिया। हजारी फिर परेशान हो गया। उसने कहा, बेटा तुम अब खाने जाओ ना, मैं भी चलूं, जल्दी चूल्हे में आग सुलगानी है। अच्छा, अब जाती हूँ बोलकर फिर आधा घंटा और गुजर गया। कुसुम फिर मायके नहीं गई। बाप मर गए, भाइयों ने गरीबी की वजह से या अपनी बहुओं के चलते उसे बुलाया नहीं। अपने आप 2-1 बार गई, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। भौजाइयों का व्यवहार अच्छा नहीं था। कुसुम की यही सारी बातें हजारी को सुनाने लगी। बचपन में गांव में कैसे कैसे क्या क्या किया बातें थी, तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानते हैं ताऊ जी, यहाँ तो चने का साग पैसे देकर खरीदना पड़ता है और अपने गांव में तो हम लोग ऐसे ही जोगी पारा से तोड़कर ले आते थे। कहते कहते मुंह में कपड़ा ठूसकर वह हंसती हंसती लोटपोट हो गई। हजारी ने देखा कि अगर इसकी बचपन की कहानियां सुनता रहेगा तो होटल पहुंचने में देर हो जाएगी और पद्दो मैरी मुंह चमकाकर हालत खराब कर देगी। वह उठने ही जा रहा था कि कुसुम ने कहा, ठहरिए ताऊ जी, आपके लिए एक चीज बनाकर रखी है, कहें तो ले आऊं? कहकर उसने कपड़े की एक गठरी खोली, उसमें से कतरी निकाली और उसे हजारी के सामने देखकर कहा, कैसी बनी है? वाह रे, बहुत बढ़िया। कुसुम ने खतरी को तय करते करते हंसते हंसते कहा, आप रात में इसी को बिछाकर सोइएगा। आप होटल में एक चटाई बिछाकर सोया करते हैं ना,
मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि आपके लिए कतरी सी दूं। 2 महीने में थोड़ा थोड़ा करके अभी 5-6 दिन ही हुए पूरा किया है। हजारी बड़ा खुश हुआ। कुसुम के बाप रसिक घोष उसके हम उम्र थे, इसलिए कुसुम उसकी बेटी जैसी है, एक ही गांव की। फिर भी क्या सभी ऐसा करते हैं? गांव में तो जाने कितने लोग हैं। उसने कहा, जीती रहो बिटिया, तुम बेटी ना होती तो बाप के लिए इतनी ममता कौन दिखाता। खूब बढ़िया है रे कतरी, अब मैं इसे बिछाकर आराम से सोऊंगा। बहुत बढ़िया, वाह वाह। कुसुम ने कहा, ताऊजी आपने तो कहा बेटी ना होकर कौन करे, लेकिन मैं भी कहती हूँ बाप ना हो तो होटल से छिपाकर अपना मुंह का निवाला कौन देता है। कहते कहते कुसुम की आंखों से आंसू झरने लगे। बाएं हाथ से आंचल के पल्लू से आंखें पोंछकर वह चुपचाप जमीन ताकती रही। जरा देर बाद बोली, माथे के ऊपर भगवान है, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उसे वही जानते हैं और कोई नहीं। आप ब्राह्मण हैं, देवता हैं, मैं छोटी जात की लड़की हूँ। मेरे छोटे मुंह के बदले आपको मोहरों की थाल दे, मैं इसे देखकर मरूं। कहकर हजारी के पास आकर गले में आंचल डालकर उसने प्रणाम किया।